ओके सो मैं थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। यानी हमने ये देख लिया था कि इन मैग्नेटोस्टैटिक the magnetic flux density जिसको हम B कहते हैं। अगेन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल H की तरह। is defined as B is equals to mu naught time H और इसकी यूनिट होती है which is called Weber per meter। स्क्वायर और समटाइम इसको नॉर्मली VB डिवाइडेड बाय M स्क्वायर भी कहते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा सा एक दफ़ा और बता दीजिए, ये स्क्रीन, ये फॉन्ट का जो साइज़ है ये आप लोगों के लिए विजिबल है? जी सर। ओके, ठीक है। सो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, और यहाँ पर जो ये जो टर्म आ रही है म्यू नॉट इज a characteristic of medium, and this is called permeability। दानियाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। पीछे कोई शोर भी है अजीब सा। हाँ, मैं वो देख लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको जो है ना एज ए को होस्ट मार्क कर रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें ज़रा आप एडमिट करवाइए। ओके सर। ये क्यू मोबाइल I@IPRO पे कौन स्टूडेंट बैठा है इस वक्त? नसीम, अकरम, ये आप भी अपना माइक बंद करो बेटा। नसीम, अकरम, नसीम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, क्यू मोबाइल आप अपना, हाँ ठीक है। मोबाइल बेटा सब लोग ऑफ कर लीजिए, ख़ास तौर से ये कौन है क्यू मोबाइल के ऊपर, ज़रा अपना नाम बताओ बेटा। रेज हैंड किया हुआ है आपने, शाबाश। क्यू मोबाइल पर कौन बैठा हुआ है? क्यू मोबाइल I8I एंड नसीम अकरम, रिस्पॉन्ड करें, कौन है ये? शाबाश। सर क्यों मोबाइल पे फहद अहमद बैठे हुए हैं। फहद क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? फहद, सर मेरे ख्याल में उनका माइक का इशू है शायद। नहीं, उनको मेरी आवाज़ जा रही होगी। अच्छा, मैं फिर इन्हें यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये माइक इनसे ऑफ नहीं हो रहा, तो ये इसी की वजह से नॉइज़ क्रिएट हो रही। सर आपकी वॉइस जा रही है उनके पास। ठीक है, फिर माइक ऑन हो गया। तो ये मुझे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? ये इनका माइक सही नहीं है? सर वो चैट पे बात कर रहे हैं। क्या मेरे कह ख्याल रहे में हैं? माइक की प्रॉब्लम आ रही है। तो माइक बेटा ऑफ करो ना, उनसे कहो। लेट मी चेक।
चैट पे तो कुछ नहीं बोल रहे मुझसे ये। चलिए ठीक है। फाद, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप अपना प्लीज़ माइक, अभी इस वक्त ऑफ है लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा ऑन ना हो। अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप ऑन करें, लेकिन वैसे बंद रखें क्योंकि उसकी वजह से नॉइस क्रिएट हो रही है। ओके, तो चलें। सो ये आई मीन दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसको अगर मैं आपके सामने, अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे थे, आई मीन दिस इज म्यू नॉट, एंड म्यू नॉट इज called the characteristic of medium, and this is called okay, characteristic of medium, and this is called the permeability of free space. और इसके बारे में आप जानते हैं क्योंकि, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है फ्री मीडियम के लिए, और वो वैल्यू तब्दील होती जाती है मीडियम टू मीडियम, एंड द यूनिट ऑफ दिस म्यू नॉट इज मेजर इन हेनरी पर मीटर। तो ये तो है मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसी के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखूं, जो कि हम देख चुके हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से, इज डिफाइन एज D, again this is vector quantity, equal to epsilon naught time electric field intensity. And similarly, the unit of this flux density is called coulomb per meter square. जिस तरह यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर था, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी है, डेंसिटी इज मेजर ओवर द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज मेजर इन कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इन शॉर्ट आप इसको C ओवर M स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। ये हम देख चुके हैं कि अगेन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, एंड दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो यूनिट है दैट इज मेजर्ड इन फैराड पर मीटर। तो यहाँ से हमें पता ही चला कि whenever we have a field, either electric field or magnetic field, उनकी डिपेंडेंसी मीडियम के ऊपर होती है। सो मीडियम इज नथिंग बट रिएक्ट टू दिस फील्ड, और उसकी वजह से जाहिर है जब मीडियम चेंज होगा तो फिर जो फील्ड की जो वैल्यू है वो उसी लिहाज से रिवाइज हो जाती है। अच्छा, अब अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, so magnetic flux जिसको जनरली साई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज डिफाइंड एज साई बी
is equals to integral b dot ds, और इसकी जो डायमेंशन होगी यानी इसकी जो यूनिट होगी, बिकॉज ये फ्लक्स है और फ्लक्स की जो यूनिट है आप जानते हैं कि दैट इज कॉल्ड वेबर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये जो B की जो यूनिट है दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया की जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर, सो द होल dimension of the flux is Weber represented as WB। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, जिसको हम साई E से रिप्रेजेंट करते हैं, is defined as psi E is equals to सरफेस, ये भी सरफेस के ऊपर इंटीग्रल होगा, ये डबल इंटीग्रल होगा d डॉट ds। And the unit of flux density in electrostatic field is coulomb। C, क्योंकि इस D की डायमेंशन है कूलम पर मीटर स्क्वायर and this is meter square, so flux density in electrostatic field is measured in coulomb and flux density in magnetostatic field measured in Weber। तो ये तो एक तरह से रिवीजन मैंने आपके सामने रखा। अब इन इक्वेशन से हमें पता क्या चला है, हम एक्चुअली मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, और उस मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो अभी हम आपके सामने बता रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी आपने एक चीज़ देखी हुई है पहले, और वो ये कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है और करंट इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस वायर के अराउंड होगी, जो कि राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे आप दूर जाते चले जाएंगे इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, बट स्टिल इन इट्स लूप। और अगर मैं फर्ज करूं कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये बजाय इसके कि आपके पास जो स्क्रीन नज़र आ रही है उसके ऊपर प्लेस करने के, फर्ज कर लीजिए कि करंट कैरिंग वायर इज टुवर्ड्स आउट टू दिस स्क्रीन, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक डॉट इस्तेमाल करते हैं, यानी बाहर की तरफ अगर करंट कैरिंग वायर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज corresponds to in a circular form, and the direction of magnetic field is according to the right hand rule is anti-clockwise। और इस तरह से आप डिफरेंट सर्कल बना सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा एक लूप फॉर्म करती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकालना चाहेंगे तो किसी भी जगह पर, फर्ज कर लीजिए कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, सो व्हाट वी डू हियर, हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ H, और इसको आप B भी कह सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, magnetic field is tangential
at every point on the magnetic field lines। यही करते रहे हम लोग, और आप इसको बाकायदा निकाला भी आपने जब आपने प्रॉब्लम किया है। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मैग्नेटिक फील्ड lines are in closed loop, या जिसे आप कह सकते हैं कि you can call it no beginning of the line or no end point। ये और जबकि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ये मामला नहीं है। वहाँ पे आपको पता है कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड सोर्स पॉइंट, और एक आप एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं जिसको हमने सिंक कहा था। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक में आप सोर्स और सिंक का कोई कंसेप्ट डिफाइन नहीं करते। क्यों? इसलिए कि जो फील्ड है वो लूप के फॉर्म में होती है, और अगर ये लूप के फॉर्म में होगा तो फिर उसकी वजह क्या होगी? because of dipole magnetic flux। और उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? which is defined as follows, यानी B dot ds over the closed surface would be equal to 0। ये जो मैंने ऊपर कहा कि अगर कोई फील्ड लूप के फॉर्म में होगी तो किसी क्लोज लूप में उसका फ्लक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। आई मीन दिस इज the characteristic of a field which is which forms a loop। So we can call it the total flux। of course यहाँ पे हम magnetic flux की बात कर रहे हैं, through the closed loop or closed surface is going to be 0। तो ये इस इक्वेशन को जरा आप जहन में रखिएगा कि कभी भी ये यानी एक मैथमेटिकल फॉर्म है। whenever we have a field form a closed loop, तो उसका जब आप आई मीन फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो यू विल हैव अ 0 वैल्यू। और क्यों होगी 0 वैल्यू? ये बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर फ्लक्स आप जब किसी फील्ड का कैलकुलेट करते हैं और किसी ख़ास क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस से मुराद है किसी वॉल्यूम में, तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बना देता हूँ। आई मीन दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर क्लोज सरफेस जिसको मैं क्यूब कह रहा हूँ, और इस तरह से मैं कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस दिखा रहा हूँ, चंद लाइन ऑफ फोर्सेस, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इस वॉल्यूम में यानी इस क्लोज लूप में जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इस सिनेरियो में तो क्या आना चाहिए?
क्योंकि क्लोज लूप में जो फ्लक्स है विच इज डिफाइंड एज फ्लक्स ऑफ अ क्लोज लूप डिफाइन होता है नेट फ्लक्स, यानी आप उसको कहते हैं फ्लक्स आउट माइनस फ्लक्स इन एंड डिवाइडेड बाय ओवर दैट वॉल्यूम। तो अगर ये दोनों बराबर है तो फिर फ्लक्स जीरो के बराबर हो जाएगा। और इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि कुछ यही मामला हो रहा है। और ये उस वक्त होगा जब आपके पास जो फील्ड है उसमें कोई बिगनिंग पॉइंट और कोई एंड पॉइंट आप नहीं डिफाइन कर सकेंगे, तो फिर आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और दैट इज आई मीन टेकन टू बी जीरो। So this is a very important equation, but keep in mind अगर ये जो B है, if this is a field forms a closed loop तो वो जीरो के बराबर होगा। और अगर फील्ड आपके पास ऐसी है जो क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही तो वो फिर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल इसी तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो फिर ये जीरो के बराबर नहीं होगा। तो चलिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा इसी फ्लक्स के आइडिया को रिकॉल कर लें जो हमने पहले देखा है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड we have isolated charge जिसको आप पोल भी कहते हैं, either positive or negative, जिसे आप आई मीन इन दोनों को आप मोनोपोल का नाम भी कहते हैं। और मोनोपोल्स, तो इस केस में जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स की जो वैल्यू है जो मैंने ऊपर इंटीग्रल लिखा है क्लोज सरफेस पर डी डॉट डी एस निकालेंगे तो ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, लिहाजा ये जीरो के बराबर नहीं होगी। और जीरो के बराबर नहीं होगी तो फिर किसके बराबर होगी? ये आप जानते हैं कि दिस इज अ वेल नोन इक्वेशन, वी कॉल इट द गॉसेस लॉ, एंड दिस इज इक्वल्स टू इनक्लोज चार्ज। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। और पिछली वाली इक्वेशन को हम कहते हैं दिस इज अगेन अ गॉसेस लॉ बट इन मैग्नेटोस्टैटिक। ओके तो ये एक इन दोनों में ये डिफरेंस आप अपने जहन में रखेंगे कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इफ फील्ड फॉर्म अ क्लोज लूप, और फील्ड क्लोज लूप में कब फॉर्म करेगी? जब वो डायपोल के फॉर्म में होगी, क्योंकि मोनोपोल की जो फील्ड होती है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो if the field form a closed loop, therefore close surface integral जब आप कैलकुलेट करेंगे उस फील्ड का तो वो जीरो के बराबर होगा। and if field does not form a closed loop just like electric field, तो जब आप उसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ओवर एनी क्लोज सरफेस तो दैट वुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये इन दोनों में एक बड़ा फर्क है और मैथमेटिकली इनको हम इन दो इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट
मैं अभी मैक्सवेल इक्वेशन लिखने से पहले थोड़ी सी चंद चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ। सेकेंड आप ये कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कर्ल ऑफ अ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। और क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस जे is equals to, sorry, del cross H is equals to J. इसको जनरली JC भी कहते हैं। ये उसकी वजह ये है कि आई मीन दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। एक और करंट डेंसिटी होती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अभी फिलहाल मैं उसको यहाँ पर नहीं लिख रहा, लेकिन उससे इसको अलग करने के लिए उसको हम JD कहते हैं, इसको हम JC कहते हैं। तो जब हम मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर करेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर आपको वो वहाँ पर दूसरी करंट डेंसिटी नज़र आएगी, लेकिन फिलहाल आप इसी करंट डेंसिटी को ही लिखेंगे, विच इज़ कॉल्ड JC। एंड if you just apply Stokes law on this equations, so that would be converted to the line integral, and this would be called B dot dl is equals to mu naught into I। ये मैं म्यू नॉट इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे B का जिक्र किया है, लेकिन H अगर लिखा जाएगा, यानी ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर H डॉट DL लिखूँ, तो फिर ज़ाहिर है ये सिर्फ I के बराबर होगा। तो ये तो मैग्नेटोस्टैटिक के केस में। और क्यों है, यानी कर्ल ऑफ एनी वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो H है ये एक ऐसा वेक्टर है जो सर्कुलेटिंग है, जो लूप के अंदर मौजूद है। तो अगर लूप फॉर्म कर रहा है ये वेक्टर, तो फिर इसका कर्ल एग्जिस्ट करना चाहिए, कुछ वैल्यू के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर ये वेक्टर ऐसा है जो लूप फॉर्म नहीं कर रहा हो, तो फिर उसका कर्ल 0 के बराबर होना चाहिए। सो मैग्नेटोस्टैटिक्स में अभी हम देख चुके हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड इज फॉर्म अ क्लोज लूप, तो फिर जाहिर है वो नॉन जीरो के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, आई मीन सो द कर्ल ऑफ H वुड बी इक्वल टू करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी के बारे में आप जानते हैं, दिस इज नथिंग बट द करंट पर यूनिट एरिया। और इसी इक्वेशन को आप आई मीन लेफ्ट बोथ साइड आप सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करें और उसके बाद स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें, यू विल हैव अ लाइन इंटीग्रल। और ये इस इक्वेशन से आप वाकिफ हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ बाय द वे। ये भी एम्पियर्स लॉ कहलाती है, बट एक केस में सिर्फ फील्ड की बात की गई है, दूसरी केस में फ्लक्स डेंसिटी की बात की गई है। और अभी हमने ये भी देख लिया कि इसी केस में B डॉट DS जब कैलकुलेट करेंगे ओवर द क्लोज लूप, वो 0 के बराबर होगा। और इसी इक्वेशन पर अगर आप डाइवर्जेंस एक थ्योरम अप्लाई कर दें, अब मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा, आप इसको कर सकते हैं अप्लाई, तो फिर आपको जो चीज़ मिलेगी दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू 0। सो अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये तो फंडामेंटल इक्वेशन है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह से ये इक्वेशन अभी मैंने पिछले स्लाइड के अंदर आपको शो किया, इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप ये प्रूव कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ B वुड बी इक्वल टू 0।
और डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 है, और या फिर जाहिर है डाइवर्जेंस ऑफ एच भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बी और एच आपस में लिंक हैं. सो द कर्ल ऑफ एच exists in case of magnetostatic, but the divergence does not exist. So अब अगर ये situation है, that means the field is in the circulating form, or the field forms a circular loop, for example. However, अगर मैं यही कर्ल इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालूं, और आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती है, क्योंकि उसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफाइन करते हैं और एंडिंग पॉइंट भी डिफाइन करते हैं. तो जब ऐसी सूरत है तो फिर आप अगर इस फील्ड का कर्ल निकालेंगे तो फिर उसको 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोई सर्कुलेशन नहीं है यहाँ पर. एंड that's why we call it the field, I mean such field is called conservative nature of field. और अगर कर्ल ऑफ एनी वेक्टर 0 के बराबर ना हो, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर है, तो फिर यकीनी तौर पर इसको हमें इस कैरेक्टरिस्टिक को हमें कहना चाहिए नॉन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फील्ड. और नॉन कंजर्वेटिव अगर होती है तो इसका मतलब है एक तो उसका कर्ल एग्जिस्ट करता है, और दूसरा क्लोज लूप में अगर आप उसका लाइन इंटीग्रल सॉल्व करें तो वो भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये दोनों इक्वेशन आपस में लिंक्ड हैं बाय जस्ट यूजिंग स्टोक्स थ्योरम. तो एक तो ये आप अपने ज़हन में रख लें कि इफ़ यू हैव फील्ड फॉर्म अ क्लोज लूप सो दैट द फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, और उस सूरत में उस फील्ड का कर्ल भी एग्जिस्ट करेगा और उसका लाइन इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा. और जब आप किसी क्लोज सरफेस में उसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा. और चौथी चीज, जब आप उसका डाइवर्जेंस लेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा. सो ये 4 चीजें हैं बेसिकली. आई रिपीट अगेन, इफ यू हैव अ फील्ड which forms a closed loop so that the curl of that field does exist, and a line integral of that field does exist, जबकि उसका क्लोज लूप में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा, यानी उसका डाइवर्जेंस भी 0 के बराबर होगा. So that we call it the field is conservative, non-conservative. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, तो वहां पर क्या होगा कि उसका कर्ल एग्जिस्ट नहीं करता. तो जब कर्ल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप में उसको भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. और बाकी जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये अभी हमने देख ही लिया कि ई डॉट या डी डॉट एस करें या ई करें, आपको पता है कि दोनों एक ही चीजें हैं. ये 0 के बराबर नहीं होगा, बल्कि ये बराबर होगा इन क्लोज चार्ज. और जब आप अप्लाई करेंगे इस पर डाइवर्जेंस थ्योरम्स, यू विल हैव डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू rho v. So I repeat again, if we have a field have only dipole यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करनी चाहिए. यानी 2 इक्वेशन यहाँ पे आपके पास आ रही हैं. एक इक्वेशन ये वाली है, कर्ल ऑफ H इज इक्वल्स टू JC एंड द डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू 0. और अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसमें मोनोपोल एग्जिस्ट करता है
और वो लूप फॉर्म नहीं करती, तो फिर क्या होगा? फिर कर्ल 0 होगा और उसका डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑलमोस्ट इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये ऑपोजिट है। एक केस में यानी मैग्नेटिक फील्ड में उसका कर्ल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 के बराबर नहीं होता। तो उस लिहाज से आपके पास ये 4 इक्वेशन बनती हैं। 2 इक्वेशन फ्रॉम मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड एंड 2 इक्वेशन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और ये 4 इक्वेशन ही बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन है। मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ अगर मैं चलूं, अच्छा चलें, अब अगर मैं उससे पहले कि मैं आगे की तरफ जाऊं, आप लोगों का यहाँ पे कोई सवाल हो तो आप लोग अपना माइक ऑन करें और एक एक करके पूछिए। जी शाबाश। सर यहाँ पे आपने डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी लिखा है। राइट। जे सी क्या है? जे इसको सी, जरा थोड़ा जी क्या है ये? हाँ, जे सी इज a current density. This is equals to I over area. सर ये डेल क्रॉस एच जो होता है ये करंट डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा? करंट डिस्प्लेसमेंट, जी सर। हाँ वो भी एक करंट होता है, लेकिन अभी चूंकि हम मैग्नेटोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो डेल क्रॉस एच है ये इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 करंट डेंसिटी। एक तो जे सी, यानी उस करंट डेंसिटी के जो किसी करंट कैरिंग वायर के अंदर है। यानी फर्ज कर लें कि आपके पास एक वायर है और उसमें करंट है, तो आप वहां पर जे भी कैलकुलेट कर सकेंगे। दिस इज इक्वल्स टू area. A is a cross sectional area. So this current density is called JC. I mean, it's a current through a wire. एक और करंट डेंसिटी होती है जिसको आप कहते हैं JD। उसका मैंने यहाँ पे अभी जानबूझकर जिक्र नहीं किया। ये थोड़ी डिफरेंट चीज है, यानी चलें इसको अभी फिलहाल मैं इसको मुझे स्किप कर रहे हैं। नॉर्मली ये इससे बिल्कुल अलग चीज है। यानी फर्ज कर लें जो कैपेसिटर अगर है, कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट से दूसरे प्लेट के दरमियान जब करंट थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन चूंकि हम इस वक्त मैग्नेटोस्टैटिक की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो कर्ल ऑफ एच है, दिस इज ओनली इक्वल टू जे सी, क्योंकि जो जे डी है वो उसके अंदर टाइम डिपेंडेंसी मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर हमारी फील्ड टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर जे डी को मैंने इंटेंशनली यहाँ से नहीं लिखा। लेटर स्टेज के ऊपर मैं जब टाइम डिपेंडेंट फील्ड की बात करूंगा, तो इसी तरह से ये जो 4 इक्वेशन है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी करेक्शन है, वो भी मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती है और उसको हम करेक्टेड मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। एंड these are also a Maxwell equation, but for the case of steady state field, यानी टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड के लिए। So I hope you understand. यस सर। जी, और अगर आपके जहन में कोई बेटा क्वेश्चन हो, कौन पूछना चाहता है? शाबाश। जी, Maxwell equations in steady state field। और स्टेडी स्टेट फील्ड का क्या मतलब होता है कि आप वहां पर जो इसका अगर टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के बराबर होगा,
इसी तरह से आपके पास अगर E है, उसका टाइम डेरिवेटिव आपने अब तक जो E और H कैलकुलेट किया है, आप देख लें, उसका टाइम डेरिवेटिव लें, 0 के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी जगह टाइम की डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। तो ये जो मैं मैक्सवेल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, सो दीज 4 मैक्सवेल इक्वेशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द स्टेट, और इस कंडीशंस, इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं बेसिकली। लेकिन अगर ये 0 के बराबर ना हो और यहाँ पर भी पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी 0 के बराबर ना हो, तो फिर मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी करेक्शन है। और बेसिकली मैक्सवेल ने ये करेक्शन चूंकि मैक्सवेल ने की थी, इसीलिए उसको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। इनफैक्ट ये जो 4 इक्वेशन मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ये मैक्सवेल की इक्वेशन है नहीं। ये तो आपको पता है कि ये इसमें से 2 गॉसेस लॉ हैं, एक गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक जो है वो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, एक एम्पियर लॉ है और एक फैराडे लॉ। लेकिन जब इसमें करेक्शन करेंगे और टाइम की डिपेंडेंसी इन्वॉल्व करेंगे, जो कि मैक्सवेल ने किया था, तो फिर आपके पास एक कंप्लीट मैक्सवेल इक्वेशन बनती है। तो टाइम की डिपेंडेंसी जब हम करेंगे तो फिर हम उस मैक्सवेल करेक्शन की तरफ भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो 4 इक्वेशन अभी मैंने आपके सामने रखी है, उसे मैं अगर आपके सामने दोबारा से यहाँ पर रिप्रोड्यूस करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेट वी कॉल, एक मैं कह देता हूँ चलिए डिफरेंशियल फॉर्म, और दूसरी इंटीग्रल फॉर्म, और तीसरा मैं उसको कह देता हूँ, उनका क्या नाम है, वो जो लॉ है उसका नाम क्या है। The first is del dot D is equals to rho v, और इसी को जब आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, so you will have D dot ds is equals to enclose, and this is called Gauss's law. In electrostatic. ठीक है, ये एक फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हम ये कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर है, इज गोइंग टू बी 0, और इसी का अगर आप इंटीग्रल फॉर्म लिखें, एस बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड Gauss's law in magnetostatic. तो 2 इक्वेशन ये हो गई। इसी तरह से 2 इक्वेशन आपके पास और हैं, और वो क्या हैं, थर्ड पे आइए। अगर डेल क्रॉस एच या डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू 0, ये आपको पता है कि ये 0 होना चाहिए इसको, और इसी का अगर इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, सो दिस वुड बी ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 0। इसकी वजह से आप कहते हैं कि द फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसको हम फैराडे लॉ कह रहा हूं मैं, लेकिन जब मैं टाइम की डिपेंडेंसी डालूंगा तो फिर जाके ये फैराडे होगा, लेकिन आप अपने रिकॉर्ड के लिए आप लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जब
टाइम की, जब ये ई अगर टाइम डिपेंडेंट होगा तो फिर यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा, बल्कि इसमें एक टर्म और ऐड होगी. दैट इज एक्चुअली द फैराडे लॉ. तो चूंकि ये ई टाइम डिपेंडेंट है तो फिर यहाँ पर एक टर्म हम और ऐड करेंगे. सो टाइम डिपेंडेंट फील्ड के लिए ये जीरो के बराबर नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट द फैराडेज लॉ. इस वक्त नहीं है, लेकिन फिलहाल आप इसको नाम दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं. नंबर 4, del cross H is equals to JC, and line integral of H around a closed loop would be equal to I. And this is called a well-known law, which is called the Ampere's law. So these are 4 fundamental equation. We call it the Maxwell equation, but for the case of steady state field, लेकिन जब हम नॉन स्टेडी स्टेट फील्ड की तरफ जाएंगे, जिस तरह से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट होती हैं. तो जब टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो फिर आपके पास इन इक्वेशन में कुछ करेक्शन आएगी. यानी एक करेक्शन तो यहाँ पर आ जाएगी 4th इक्वेशन में, जिसमें एक करंट और ऐड होगा. एक करेक्शन इसके अंदर आएगी जिसमें एक टर्म और ऐड होगी. इसी तरह से इसके अंदर भी एक करेक्शन आती है. सो जब आप करेक्शन कर लेते हैं तो फिर उसको आप कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड द करेक्टेड मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि जेन्युइनली डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल कैसे करती है किसी मीडियम में. तो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ये 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है. और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, बल्कि जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन 4 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है. ये जो सामने मैंने लिखा हुआ है, ये इक्वेशन अभी इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ करेक्शन हमने ऐड करनी है. और जब हम वो करेक्शन ऐड कर लेंगे तो वो इक्वेशन बहुत अहम है, जिसका मैं आपके सामने अभी जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी एप्लीकेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि द होल वायरलेस कम्युनिकेशन based on these 4 equations. तो आप ये कह सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन इज द बैकबोन ऑफ आवर टेलीकम्युनिकेशंस नाउअडेज. सो ओके, यहाँ पर मैं इस टॉपिक को रोक रहा हूँ. आपकी तरफ से अगर कोई सवाल हो तो बेटा आप पूछ लीजिए जल्दी से, अदरवाइज फिर मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम्स का हिंट देना है, मैं उस तरफ चलता हूँ. जी, anybody has a question? सर अगर थर्ड इक्वेशन में जी, कौन है हमारे साथ, पहले नाम बताएं. सर मुस्तकीम साहब. मुस्तकीम, जी बेटा. अच्छा सर, अगर थर्ड इक्वेशन में हम टाइम को लेंगे, टाइम तो सर जो वो आएगा जो सामने, मतलब इक्वल टू के राइट साइड पे जो आएगा वो कांस्टेंट होगा या कोई वेरिएबल होगा, क्या चीज होगी? नहीं, वो भी वेरिएबल होगा. वो बेसिकली जो राइट साइड के ऊपर आई मीन जो मैग्नेटिक, क्योंकि अगर ये ई टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा तो ये जो कर्ल है दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव, आई मीन डिफरेंशिएट बेसिकली. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम डिपेंडेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव, उसका जो डिफरेंशियल है, दैट प्रोड्यूस टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली. सो इसी तरह से अगर टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो वो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. तो आपके जो सवाल है उसका जवाब तो ये है कि राइट साइड के ऊपर कांस्टेंट नहीं, बल्कि आई मीन द मैग्नेटिक फील्ड और उसका टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेसिकली. ठीक है सर, थैंक यू. तभी उसको हम फैराडे लॉ कहेंगे. जी, और कोई क्वेश्चन बेटा?
तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं एक प्रॉब्लम स्टूडेंट की तरफ से पूछा गया था और वो प्रॉब्लम है ये वाला प्रॉब्लम 7.5। ये आप लोग बताइए कि आप लोगों में से किसी ने किया हुआ ये प्रॉब्लम 7.5? यस सर, मैंने कर लिया है। कर लिया है। लाइन x इज इक्वल्स टू, गर्ल्स स्टूडेंट में से बताइए किस किसने किया हुआ है? यस सर, किया हुआ है। किया हुआ है? यस सर। अच्छा, तो फिर आप लोग दूसरों की हेल्प करो ना बेटा। आप लोगों ने अगर कर लिया है किसी ने, तो एक काम करें कि बॉयज भी और गर्ल्स भी, जिसने भी कर लिया है उसको, अगर उसने अपने कॉपी पे किया हुआ है तो जस्ट टेक अ पिक्चर एंड देन शेयर इन अ ग्रुप। तो और सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं, दूसरे प्रॉब्लम भी, ताकि हो सकता है कि किसी ने कोई प्रॉब्लम किया हो, किसी ने कोई दूसरा प्रॉब्लम किया हो, तो फिर एक तो ये है कि हेल्प हो जाएगी, और अगर उससे कम से कम ग्रुप के अंदर एक एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। और एक काम और कर सकते हैं आप, जिस तरह मैंने आपके लिए किया था कि पहले उसको अपलोड करें, पूरी डिटेल, सॉल्यूशन अपलोड ना करें, उसकी एक पिक्चर बनाएं और उस पिक्चर को आप वहाँ अपलोड करें। उसके बाद फिर आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए उस पिक्चर को एक्सप्लेन कर दें कि उसमें रॉ कैसे लिया जाएगा, उसमें अल्फा 1 कैसे लेंगे, अल्फा 2 कैसे लेंगे, दैट्स इट। या डायरेक्शन का कैसे मालूम किया जाएगा। सो बाकी स्टूडेंट भी जाहिर है वो फिर कर लेंगे। तो पूरा सोल्यूशन आप भले ही उसमें न डालें, लेकिन इस तरह की हिंट ज़रूर डाल दें। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा प्रॉब्लम नहीं किया है? तो उसके लिए फिर वो स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन ज़रा आगे आएँ और ग्रुप में ही बताएं कि ये स्टूडेंट ये मुझे इस प्रॉब्लम में मुझे ये मसला हो रहा है, यानी इसमें मुझे एंगल नहीं निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा रही हूँ, या डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब इस तरह की क्यूरीज आए तो फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने कर लिया है वो फिर इस तरह करें, यानी पहले एक पिक्चर बनाएं नीट एंड क्लीन, उसको आप वहाँ पे अपलोड करें और उस पिक्चर के ऊपर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग से उसको एक्सप्लेन कर दें, तो फिर बाकी स्टूडेंट कर लेंगे। तो उससे ग्रुप में एक एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी जो मेरी ख्वाहिश है। तो अब अगर आप दोनों, गर्ल्स ने भी किया हुआ है, बॉयज़ ने भी किया हुआ है, मुझे स्टूडेंट ने कहा था कि ये प्रॉब्लम करना है, तो मेरा ख्याल है कि अगर एक ने भी कर लिया है तो फिर यहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम अगर हम ग्रुप में करें तो बेहतर है। और अगर कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं हो रहा तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सर आप बता दीजिए, तो यही इसी तरीके से मैं कर दूंगा। पहले भी मैंने एक दफ़ा किया है, यानी पिक्चर अपलोड की, उसके बाद फिर वॉइस रिकॉर्डिंग से आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश ये करें कि मुख्तसर पूरी सोल्यूशन नहीं शेयर करें, सिर्फ हिंट दें ताकि स्टूडेंट अपने तौर पर खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि फिर मैं इस प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब आपका अगर कोई सवाल हो आज के लेक्चर से या गुज़िश्ता लेक्चर से तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिए। सर इसी चैप्टर 7 की जो प्रॉब्लम है 7.1, ओके, सर लेट मी उसका आंसर चेक। जो है बुक वाला आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है मेरा आंसर। मैंने एक लड़की से और डिस्कस किया था, वो भी यही कह रही थी कि मेरा आंसर भी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि बुक में आंसर जो है वो शायद गलत है। ये वाला, ये जो सामने नजर आ रहा है, the y and z axis respectively carry filamentary current 10 ampere along AY and 20 ampere, ये वाला जी। एक काम करो, मुझे आप जरा सा उसके प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दें, ग्रुप पे कर दें, तो मैं भी देख लूंगा। हो सकता है कि बुक के अंदर गलत हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एक दफा देख लूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सर आप हमारा आंसर भी गलती, जो है ना डिफरेंट ही आ रहा है। यानी आप लोगों का सबका एक आंसर आ रहा है या हर एक का अलग अलग आ रहा है?
ये ये इम्पोर्टेंट डिस्कस नहीं किया, लेकिन बुक वाले से डिफरेंट आ रहा। हाँ, तो फिर अगर बुक वाले से डिफरेंट है और आप सबका एक है तो फिर हो सकता है कि आप लोग सही कर रहे हो, तो उसका फिर यही सोल्यूशन है ना कि आप उसको आंसर अपलोड करें इमेज लेकर पूरी, यानी कंप्लीट सोल्यूशन को तो मैं डिस्करेज करूंगा कि आप लोग उसके ऊपर डालें। अगर आंसर में क्यूरीज है तो आप आंसर लिख देंगे, भाई इस प्रॉब्लम का मेरे पास आंसर ये बाकी का क्या है, तो अगर बाकी का भी ये है तो वो भी अपना अपना शेयर करें। इसी तरह से आप ये वहाँ पर अपलोड करें, और इसमें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। स्टूडेंट है, हो सकता है कि किसी कोई अगर ये कह रहा हो कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि उसने बाकी सारे प्रॉब्लम कर लिए हों। तो स्टूडेंट के लेवल पर किसी किस्म की कोई शर्माने की बात नहीं है। आप अपनी क्यूरीज बगैर किसी हेजिटेशन के ग्रुप के ऊपर अपलोड करें, और वहाँ पर इस किस्म की इंटरेक्शन आप अपना शुरू करें, जो कि मेरी ख्वाहिश है कि आप आपस में इंटरेक्ट करें। ग्रुप बनाने के लिए इसीलिए मैंने तजवीज़ दी थी आपको कि ग्रुप बनेगा तो फिर आपस का आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। तो एक तो ये है कि वहाँ पर ज़रा सा इसका आंसर दे दीजिए, मैं भी इसको करके देख लेता हूँ। अगर बुक में गलत है तो फिर ठीक है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग कहीं गलती कर रहे हो कोई। और एनी अदर? और कोई सवाल नहीं है आप लोगों की तरफ? तो चले फिर, हम नहीं है तो फिर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वाह।